अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। गिव द प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। ए, ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट। इस क्वेश्चन में आपको जो है एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। ग्लूकोज जो होता है हमारा 2,4 DNP टेस्ट नहीं देता है, ऐसा क्यों। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए। अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो ये जो 2,4 DNP टेस्ट जो होता है वो हमारे ऐसे कंपाउंड्स देते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, यानी कि CHO ग्रुप का प्रेजेंस होता है। ग्लूकोज के केस में जो CHO ग्रुप रहता है वो वहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से फ्री नहीं रहता, एंड फ्री ना होने की वजह से ग्लूकोज जो होता है हमारा इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यही आंसर हमें लिखना होगा। These are the characteristic reaction of aldehyde group यानी कि CHO। This group is not free in glucose and is involved in the formation of cyclic structure। Therefore, glucose does not react with this reagent। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट है 29 का बी पार्ट। द 2 strands in DNA are not identical but are complementary। जो 2 strands होते हैं DNA के केस में वो जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ऐसा क्यों। तो अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ये हो जाएगा पार्ट बी। अगर हम हर एक स्ट्रैंड की बात करेंगे तो हर एक स्ट्रैंड में हमारे पास DNA के 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। वो बेसिस होते हैं, पहला होता है आपका एडेनिन, कॉनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। ये 4 बेसिस हमारे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की तो एडेनिन हमारा थायमिन के साथ एंड साइटोसिन कॉगिन के साथ जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का फॉर्मेशन करेगा। होगा क्या कि एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा एंड दूसरा बेस हमारा राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से ये जो दोनों बेस होते हैं ये आइडेंटिकल नहीं होंगे DNA के 2 स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि एक हमारा ATCG है एंड दूसरा हमारा जो है TAGC है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना कि जो है हमारे पास जो है सिमिलर हैं। तो यही आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। The 2 strands are internally connected by
हाइड्रोजन बॉन्डिंग between complementary bases. The two strands of DNA are not identical because their sequence of bases has to be complementary to each other. Complementary to each other. तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है 29 का पार्ट सी। स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ कंटेन ग्लूकोज यूनिट एज मोनोमर येट दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टार्च एंड ग्लूकोज दोनों ही केस में हमारा ग्लूकोज जो होता है वो मोनोमर होता है, उसके बावजूद ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ऐसा क्यों? तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये हो जाएगा हमारा पार्ट सी। अगर हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चरली डिफरेंट होने की वजह से, तो होता क्या है कि स्टार्च के केस में, स्टार्च की अगर हम बात करेंगे तो स्टार्च के केस में हमारे पास होता है कि C1C4 अल्फा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज का फॉर्मेशन होता है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। एंड सेलुलोज की अगर हम बात करेंगे तो सेलुलोज के केस में C1C4 बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है, बीटा ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। डिफरेंट लिंकेज होने की वजह से ही ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं स्टार्च एंड सेलुलोज आर structurally different because या फिर लिख सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेज, ड्यू टू डिफरेंट लिंकेज in case starch is formed by C1C4 alpha glycosidic linkage, whereas cellulose is formed by C1C4 beta glycosidic
लिंकेज। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ए, सल्फ्यूरस एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट जो है क्यों होता है, ये आपको बताना है। तो आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का पार्ट ए। अगर सल्फ्यूरस एसिड की बात करेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO3। इसमें अगर आप सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे तो वो है +4 का। सल्फर का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सल्फर जो है +4 से अभी भी +6 तक जा सकता है। इसी वजह से हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने की वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यही आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। द ऑक्सीडेशन state of sulfur in sulfurous acid ब्रैकेट में लिख सकते हैं H2SO3 is +4 and hence it can go to higher oxidation state +6, therefore it can act as रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है इसी का पार्ट बी। फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली 1 ऑक्सी एसिड। अब आपको बताना है कि जो फ्लोरीन होता है वो एक ऑक्सो एसिड क्यों बनाता है। तो आइए बात करते हैं। ये हो जाएगा पार्ट बी। फ्लोरीन का जो ऑक्सो एसिड बनता है वो बनता है HOF। इसका फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लोरीन का जो साइज होता है, एटॉमिक साइज, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है एंड यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू काफ़ी हाई होती है। इस वजह से फ्लोरीन जो है एक्ट करता है सेंट्रल एटम के तौर पर हाइयर ऑक्सो एसिड्स में। हाई ऑक्सो एसिड्स में फ्लोरीन जो है सेंट्रल एटम की तरह एक्ट नहीं कर पाता। तो लिख लेंगे हम इसको आंसर को। फ्लोरीन फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड HOF ड्यू टू small atomic size and high electronegativity। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का सी पार्ट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम हीलियम टू रेडॉन। हीलियम से रेडॉन हम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैस का इंक्रीज करता है, ऐसा क्यों। तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा हमारा पार्ट सी। अगर नोबल गैस की बात करेंगे तो जब हम He से
जाते हैं Rn की तरफ, तो होता क्या है कि नोबल गैस का साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करने की वजह से जो वैन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो भी इंक्रीज करती है, एंड उनके इंक्रीज करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीज हमें लिखनी होगी। एज द साइज ऑफ द noble gas increases, van der Waals force of attraction increases accordingly, and hence the boiling point increase from हीलियम टू रेडॉन। ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 30 की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 का और वाला पोर्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहां पर आपको 3 केमिकल रिएक्शन दे रखे हैं एंड इन तीनों को कंप्लीट करना है। तो आइए एक एक करके रिएक्शंस को देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का और वाला पार्ट। फर्स्ट आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। फर्स्ट केस में रिएक्शन हो रहा है MnO2 का रिएक्शन हो रहा है आपका 4HCl के साथ। तो MnO2 का रिएक्शन जब हम करवाएंगे HCl के साथ तो हमारे पास जो है Mn2 मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। मैग्नीज क्लोराइड के साथ आपका जो है यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होगा एंड साथ ही साथ वाटर का जो है क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे मैग्नीज क्लोराइड, Cl2 गैस इवॉल्व होगी एंड साथ ही साथ वाटर का फॉर्मेशन होगा। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शन हो रहा है HCF6 का। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है KF के साथ। इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। कॉम्प्लेक्स जो हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का होगा K पॉजिटिव एंड XeF7 नेगेटिव। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा एंड इस जो रिएक्शन है इसको हम कॉम्प्लिसेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। कॉम्प्लिसेशन रिएक्शन। थर्ड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में जो है रिएक्शन हो रहा है I माइनस का। थर्ड पार्ट में रिएक्शन जो हो रहा है हमारा वो I माइनस का रिएक्शन हो रहा है H पॉजिटिव के साथ, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम रिएक्शन करवाएंगे इसका तो ये जो है बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बैलेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा I माइनस का रिएक्शन जब हम करवाएंगे H पॉजिटिव के साथ, साथ ही साथ ऑक्सीजन हमारा रहेगा, तो हमारा जो है एक एसिड का फॉर्मेशन होगा। एसिड का फॉर्मूला होगा हमारा HiO4 का एंड इस एसिड को हम जानते हैं पीरियोडिक एसिड के नाम से। पीरियोडिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख देंगे तो बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2I माइनस प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 4O2। तो यहाँ पर बन जाएगा 2HiO4। ये हो गया हमारा पीरियोडिक एसिड एंड ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन।